हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीयूईटी जोन। हम सभी इंतज़ार कर रहे थे कि एनटीए कब सीयूईटी के रिस्पॉन्स शीट को रिलीज़ करेगा और आज फाइनली जाके रिस्पॉन्स शीट आ गई है। हम सब कल ही से कोशिश कर रहे थे उसको डाउनलोड करने की, लेकिन आज जाके वो डाउनलोड हुआ है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, इस साल जर्नल टेस्ट के टोटल 51 पेपर्स हुए हैं, जो कि बहुत ज़्यादा होते हैं। वहीं पे हम जब देखते हैं तो रिस्पॉन्स शीट देखने के बाद हमको कई सारे सवाल जो हैं उनमें प्रॉब्लम है और बहुत से बच्चे जो हैं वो परेशान हैं कि हम कौन से क्वेश्चन को चैलेंज करें और कौन से क्वेश्चन को चैलेंज ना करें। तो आज हम 21 मई 2023 का जनरल टेस्ट का जो स्लॉट 1 का पेपर था उसके सभी जीके के क्वेश्चंस लेके आ गए हैं और अब एक एक करके हम उनके सॉल्यूशंस देखेंगे और हम देखेंगे कि इस पेपर के अंदर किसी भी क्वेश्चन में हमें प्रॉब्लम है, क्या हमें उसे चैलेंज करना चाहिए या फिर नहीं। जैसा कि अभी तक मैंने एनालाइज़ किया है इस पूरे पेपर को, तो मुझे अभी तक 21 में स्लॉट 1 के पेपर में कोई भी प्रॉब्लम नहीं दिखी है और सभी आंसर्स जो हैं वो मुझे मिल गए हैं। लेकिन अगर आपको किसी और पेपर में कोई क्वेश्चन में प्रॉब्लम है तो आप उस पेपर का डेट और जो क्वेश्चन नंबर है वो हमारे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। हम आपको जल्द से जल्द बताने की कोशिश करेंगे कि उसका करेक्ट आंसर क्या होगा और आपको उसे चैलेंज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो चलिए हम पहले इस वीडियो को देखते हैं और इस 21 मई के पेपर को सॉल्व करते हैं और उसके बाद फिर हम आगे की पेपर्स की बात करेंगे। तो जो पहला क्वेश्चन है वो है मेजर कॉन्स्टेंट ऑफ नेचुरल गैस क्या है। तो देखिए, नेचुरल गैस जो होता है वो एक फॉसिल फ्यूल होता है जिसके अंदर बेसिकली जो मेन गैस होती है वो होती है CH4 यानी कि मीथेन। इसके अंदर और भी कई सारे छोटे छोटे गैसेस प्रेजेंट होते हैं, जैसे हाइड्रोकार्बन कंपाउंड्स होते हैं और ये कई मिलियन सालों के दौरान जाके बनता है। जैसे कि जो डिकम्पोजिशन होता है अलग अलग ऑर्गेनिक मैटर का, जैसे कि डेड प्लांट्स, एनिमल्स, ये सब जब अर्थ के सरफेस में कई हज़ार सालों तक, कई लाख सालों तक दबते हैं, उसके बाद सर्टन टेम्परेचर, सर्टन प्रेशर मिलता है उनको, उसके बाद जाके वो जो है कन्वर्ट होते हैं नेचुरल गैस के तौर पे। नेचुरल गैस जो है उसके जो रिजर्वर्स हैं वो मोस्टली हमें अंडरग्राउंड ही मिलता है, जो कि कई सालों के प्रोसेस के बाद बनता है, जैसा मैंने आपको बताया। और इसको उसके बाद एक्सट्रैक्ट करके सरफेस पे लेके आया जाता है और उसके बाद कई सारी प्रोसेसिंग होती है इसके अंदर, जिसमें इम्प्योरिटी जो होती है, जो इम्प्योरिटी होती है उसको अलग किया जाता है और उसके बाद जो है वो हमारा नेचुरल गैस हमें मिलता है। जो परसेंटेज है मीथेन की नेचुरल गैस के अंदर वो वेरी करती है, मोस्टली 70% टू 90% जो नेचुरल गैस है उसके अंदर मीथेन प्रेजेंट होता है। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो होगा मीथेन। आप सभी अपने आंसर शीट में अपना जो रिस्पॉन्स शीट है उससे मैच कर लें। इसका करेक्ट आंसर जो होगा बच्चों वो होगा मीथेन। चलिए अब हम अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है द रिलेशनशिप बिटवीन द वैल्यूज़ ऑफ द कंट्रीज इम्पोर्ट्स एंड इट्स एक्सपोर्ट्स इज़ कॉल्ड। देखिए, ये सवाल जो है ये माइक्रो इकोनॉमिक्स का है। जैसे देखिए, आपको मैं आसान शब्दों में समझाता हूँ क्या होता है। एक बैलेंस होता है ट्रेड का, यानी कि व्यापार का एक बैलेंस होता है। जब दो देश आपस में ट्रेड करते हैं, एक देश कुछ देता है दूसरे देश को और जो दूसरा देश है उससे पहला देश जो है वो कुछ लेता है। तो इस चीज़ को जो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट है, इसको जो हम देखते हैं, इसको हम बोलते हैं बैलेंस ऑफ ट्रेड। जैसे कि अगर हमने किसी देश को आलू दिया और उसके बदले उन्होंने हमको बादाम दिया, तो जो एक्सटर्नल मिनिस्ट्री है, जो कि इकोनॉमिस्ट हैं, वो सभी लोग इसको एनालाइज करते हैं और वो देखते हैं कि हमें बादाम लेने की क्यों ज़रूरत है, क्या हम अपने कंट्री में बादाम उगा सकते हैं, किस तरीके से उगाया जा सकता है, क्या उससे प्रॉफिट होगा, और उसके बाद उसको बढ़ावा दिया जाता है, उस पर्टिकुलर सेक्टर को, उस फील्ड को बढ़ावा दिया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा। तो ये जो बैलेंस ऑफ ट्रेड है इसको मेंटेन करना बहुत ज़रूरी होता है दो देशों के बीच में। अगर एक देश ही सब कुछ लेता रह जाएगा तो दूसरा देश जो उससे ले रहा है वो बहुत पिछड़ जाएगा। इसीलिए हर कंट्री ये कोशिश करती है कि हम जितना इंपोर्ट कर रहे हैं उतना ही हम एक्सपोर्ट भी करें। तो ये जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का जो पूरा सिस्टम है, जो ये सवाल पूछ रहा है, इसका करेक्ट आंसर होगा बैलेंस ऑफ ट्रेड। ट्रेड यानी कि व्यापार, व्यापार का बैलेंस बनाना बहुत ज़रूरी होता है दो कंट्री के बीच में। अगर वो बैलेंस ना हो तो जो कंट्री ज़्यादा से ज़्यादा सामान इंपोर्ट कर रहा है वो दबता चला जाएगा
और जो कंट्री एक्सपोर्ट कर रहा है वो धीरे धीरे सुपर पावर बनने लगेगा। तो इसी वजह से ये क्वेश्चन जो है ये एक माइक्रो इकोनॉमिक्स का टॉपिक है और इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वो है बैलेंस ऑफ ट्रेड। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैंने बहुत कम वर्ड्स में आपको समझाने की कोशिश की है कि बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या होता है, और आप समझ भी गए होंगे कि बैलेंस ऑफ ट्रेड का असली मतलब क्या होता है। तो आप अपने आंसर की से मैच कर सकते हैं, अपने रिस्पॉन्स शीट से मैच कर सकते हैं। इसका करेक्ट आंसर जो है वो है बैलेंस ऑफ ट्रेड। चलिए अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की तरफ, जो कि है इनमें से कौन है जिसने नोबेल प्राइज़ जीता है साइकोलॉजी और मेडिसिन में। देखो सबसे पहले जो है सर सीवी रमन, इन्हें चंद्रशेखरा वेंकटा रमन के नाम से भी जाना जाता है। इनको नोबेल प्राइज़ मिला था फिज़िक्स में साल 1930 के अंदर, यानी कि 1930 में इनको नोबेल प्राइज़ मिला था फिज़िक्स के लिए। इन्हें नोबेल प्राइज़ क्यों मिला था? क्योंकि जो स्कैटरिंग ऑफ लाइट जो है जिसे रामन इफ़ेक्ट भी बोलते हैं, उस इन्वेंशन के लिए इनको जो है वो नोबेल प्राइज़ मिला था। अगले व्यक्ति जो हैं जिनका नाम है जगदीश चंद्र बोस, इन्हें रेफ़र किया जाता है सर जगदीश चंद्र बोस के नाम से भी, और ये बहुत एक प्रोमिनेंट इंडियन साइंटिस्ट थे और इन्वेंटर थे, लेकिन इनको कभी भी नोबेल प्राइज़ नहीं मिला इनके जीवन के दौरान। कई सारे कंट्रीब्यूशंस दिए इन्होंने, जैसे कि फ़िज़िक्स में, बायोलॉजी में, आर्कोलॉजी में, लेकिन इनको कभी भी नोबेल प्राइज़ नहीं मिला। उसके बाद जो अगला ऑप्शन है वो है होमी जहांगीर भाभा। ये जो है डॉक्टर होमी भाभा, इनको कभी भी नोबेल प्राइज़ नहीं मिला अपने टाइम में। ये एक एमिनेंट इंडियन न्यूक्लियर फिजिसिस्ट थे, एक की फिगर थे इंडिया के न्यूक्लियर प्रोग्राम में। और भाभा जो हैं उन्होंने कई सारे सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन दिए हैं डेवलपमेंट में इंडिया में जो न्यूक्लियर फिज़िक्स है, और जो इंडिया का जो फर्स्ट न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर बना था जिसका नाम है द टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च TIFR, जो कि मुंबई में है, उसे भी बनने में इन्होंने काफ़ी बड़ा योगदान दिया था, परंतु इनको कभी भी नोबेल प्राइज़ नहीं मिला। तो अभी तक हमने 3 ऑप्शंस जो हैं उनको एलिमिनेट कर लिए। सीवी रमन, रमन इफेक्ट के लिए मिला था। जगदीश चंद्र बोस कभी नहीं मिला। होमी जहांगीर भाभा नहीं मिला। तो करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा हरगोविंद खुराना। देखिए हरगोविंद खुराना जो हैं, या जिनको H गोविंद खुराना के नाम से भी जाना जाता है, ये एक इंडियन मूल के अमेरिकन बायोकेमिस्ट हैं जिन्होंने नोबेल प्राइज़ जो है साइकोलॉजी और मेडिसिन में 1968 में इन्हें मिला था। इन्होंने नोबेल प्राइज़ जो था वो शेयर किया था, यानी कि 2 लोगों के बीच में वो नोबेल प्राइज़ बटा था, और जो दूसरे व्यक्ति थे उनका नाम था मार्शल W नीरनबर्ग, और एक और व्यक्ति थे उसमें जिनका नाम था रॉबर्ट W हॉली। इन तीनों के बीच में ये जो नोबेल प्राइज़ था ये डिस्ट्रीब्यूट हुआ था, और 3 लोगों को इस इन्वेंशन, इस डिस्कवरी के लिए जो है वो नोबेल प्राइज़ से सम्मानित किया गया था। तो इस तरीके से मैंने आपको सिखाया कि नोबेल प्राइज़, या इस तरीके से मैंने आपको सिखाया कि किस तरीके से एलिमिनेशन मेथड यूज़ किया जाता है। पहले हमने देख लिया, उसका आंसर हमें पता था, दूसरे का पता था, तीसरे का पता था। चौथे का अगर हमें नहीं भी पता है, तो अगर 3 आंसर्स नहीं होते हैं तो चौथा तो होगा ही ऑब्वियसली। तो इसीलिए एलिमिनेशन मेथड को ऐसे ही यूज़ किया जाता है। तो आप समझ गए होंगे, इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी, हरगोविंद खुराना। जाइए और जाके चेक कीजिए। अगला क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं, तो वो है कि हमको मूवमेंट के साथ उसके पर्पसेस को जो है वो मैच करना है। तो देखिए इसके लिए ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन था। एक्चुअली जिस बच्चे ने मॉडर्न इंडिया पढ़ा है उसके लिए ये ज़्यादा इजी है सॉल्व करना क्वेश्चन। एक्चुअली CUET के साथ प्रॉब्लम ये है कि वो अपने हर पेपर में अलग अलग टाइप के GK पूछ रहा है, अलग अलग टाइप की हिस्ट्री दे रहा है। कई पेपर में मैंने देखा है वो एंशियंट हिस्ट्री से क्वेश्चंस पूछते हैं, कई में वो मेडिवल से पूछते हैं, और कई में वो मॉडर्न हिस्ट्री से पूछते हैं। तो चलिए अब जो भी पूछ रहा है, हमको तो हर चीज़ की तैयारी करनी है, इसीलिए अब जो ये क्वेश्चन है उसको तो हमें सॉल्व करना ही है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन, पहला ऑप्शन जो है क्विट इंडिया मूवमेंट, उसको हम जान लेते हैं वो क्या था। तो क्विट इंडिया मूवमेंट जो है उसको हम अगस्त मूवमेंट के नाम से भी जानते हैं, या फिर उसको हम हिंदी में बोलते हैं भारत छोड़ो आंदोलन, आप सभी ने सुना होगा। और ये एक सिविल डिसोबीडियंस कैंपेन था जो कि इंडियन नेशनल कांग्रेस यानी कि INC जो है उनके द्वारा चालू किया गया था सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान। क्योंकि एक तरफ से ब्रिटिशर्स के ऊपर वॉर लड़ने का प्रेशर था, और दूसरी तरफ से इंडिया जो था वो क्विट इंडिया मूवमेंट की वजह से प्रेशर क्रिएट कर रहा था ब्रिटेन के ऊपर कि हमको आज़ादी चाहिए।
हमने डिमांड की थी इस क्विट इंडिया मूवमेंट के दौरान कि हमको इमीडिएट इंडिपेंडेंस चाहिए ब्रिटिश रूल से, और हमको पूरी तरीके से जो है वो आज़ादी चाहिए। हमको पार्शियली इंडिपेंडेंस नहीं चाहिए, हमको पूरी आज़ादी चाहिए। इसको बोलते हैं क्विट इंडिया मूवमेंट। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो अब मैं आपको बताता हूँ, एक अगला जो है हमारा वो भी देख लेते हैं। चारों ऑप्शन देखते हैं, फिर मैं आपको जो करेक्ट आंसर है वो बता दूंगा। यहाँ पे जब हम देखते हैं सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, ये क्या था, तो महात्मा गांधी जो थे वो मेन फोर्स थे इसके पीछे। और इन्होंने क्या किया था, तो इन्होंने क्या किया था, इसके अंदर बोला था कि हमको आज़ादी चाहिए। आज़ादी तो चाहिए थी, ये तो हम सभी को पता है ना। और यहाँ पे क्या होता था कि इन्होंने बोला था कि हमको जो है वो एक तरीके से कह सकते हैं कि नॉन वायलेंट नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चालू किया था, कि हम किसी भी तरीके से जो है वो उनका साथ नहीं देंगे। यहाँ पे कई सारे स्वदेशी प्रिंसिपल्स को इन्होंने अपनाया था, जैसे कि इन्होंने बोला कि हम जो अंग्रेज कपड़े बना के देते हैं वो नहीं, हम चरखे से बने हुए कपड़े पहनेंगे जो हम खुद बनाते हैं। इन्होंने टचेबिलिटी जो थी, अनटचेबिलिटी जो थी, छुआछूत, उसको दूर करने की बात की थी। गांधी जो थे उन्होंने 1921 में कई हज़ार किलोमीटर की माफ़ कीजिएगा, कई किलोमीटर की यात्रा जो थी उसे तय की थी। और उसके बाद हम देखते हैं नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के अंदर क्या है, तो ये एक पीसफुल नॉन वायलेंट प्रोटेस्ट था ब्रिटिश गवर्नमेंट के ख़िलाफ़। इंडिया जो था वो मांग रहा था कि हमको आज़ादी चाहिए, और जो लोकल बॉडीज़ थी वो भी मार्क कर रही थी अपने प्रोटेस्ट को। लोग जो थे वो रिज़ाइन कर रहे थे अपने गवर्नमेंट जॉब से। लोग जो थे वो कहते थे कि हमको आज़ादी चाहिए। बच्चों को बोला गया, स्कूल में पेरेंट्स को सिखाया गया, सभी लोगों को बोला गया एक्चुअली कि जो बच्चे हैं उनको गवर्नमेंट कंट्रोल स्कूल्स और कॉलेजेस से उनके नाम कटवा दिए जाएं। लोग जो थे उन्होंने फॉरेन गुड्स यानी कि जो विदेशी सामान था उसका बाइकआउट किया, और सिर्फ भारत में बने हुए सामानों को इस्तेमाल करना शुरू किया। लोगों ने लेजिस्लेटिव काउंसिल्स के इलेक्शंस जो थे उसको बाइकआउट किए, और लोगों ने ब्रिटिश आर्मी जो थी उसमें सर्व करने से मना कर दिया। और यहाँ तक कि लोगों ने ये भी तय कर लिया था कि अगर इससे बात नहीं बनी तो हम किसी भी प्रकार का टैक्स भी नहीं देंगे। और जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट है, जैसा अभी मैं बता रहा था आपको, ये तो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट था। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो है ये महात्मा गांधी के द्वारा चालू किया गया था। गांधी जो है उन्होंने मार्च 1930 में साबरमती आश्रम छोड़ दिया अहमदाबाद का, और अपने 78 यानी 78 आश्रम मेंबर्स के साथ वो डांडी मार्च पे निकल गए। यहाँ पे आप देखते हो तो अगला जो है होम रूल लीग मूवमेंट। होम रूल लीग मूवमेंट जो है इंडिया में वो स्टार्ट किया गया था बाल गंगाधर तिलक के द्वारा, और एनी बेसेंट जो थे उनके द्वारा शुरू किया गया था साल 1916 में, 2 फेजेज़ में। पहला फेज़ जो था इसका ये अप्रैल में था, और सेकंड फेज़ जो था वो सितंबर में हुआ था। जो मेन ऑब्जेक्टिव था इसका वो था होम रूल मूवमेंट, यानी कि जो इंडिया है उसको सेल्फ गवर्नमेंट चाहिए, और हमें किसी भी प्रकार का जो है वो डोमिनेशन नहीं चाहिए ब्रिटिशर्स का हमारी पॉलिटिक्स के अंदर। और जो ये मूवमेंट है इसने इंडिया की आज़ादी को काफ़ी ज़्यादा जो है वो जोर दिया। इंडिया में जो नेशनलिज़म की भावना थी उसको काफ़ी ज़्यादा बढ़ावा दिया। यहाँ पे जब हम देखते हैं तो यहाँ हमें पता चलता है कि ये 2 अलग अलग लोकेशंस पे हुए थे। जैसे कि एक जो था जो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा चलाया जा रहा था वो अप्रैल 1916 में बेलगाम में हुआ था, और एनी बेसेंट जो थे जो चला रहे थे सितंबर 1916 में वो मद्रास में हुआ था। तो इतना कुछ एक्सप्लेन करने के बाद अब आपको बताना है कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। मैं बता देता हूँ, क्विट इंडिया मूवमेंट जो है वो उसका सेकंड है, कंपेल्ड ब्रिटिश टू लीव इंडिया। आगे आपको बताना है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट और होम रूल लीग मूवमेंट, ये किस तरीके से किस सीक्वेंस में सेट होगा। पर्पसेस मैंने आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है। आप जाइए और जाके आंसर बताइए। ठीक है, आपने अभी तक आंसर बता दिया होगा। मैं इसका करेक्ट आंसर बता देता हूँ। इसका करेक्ट आंसर जो है वो है ऑप्शन 4, यानी कि ए का सेकंड, बी का थर्ड, सी का फोर्थ और डी का फर्स्ट। चलिए अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की तरफ।
जो कि है कौन सी डेफिशिएंसी की वजह से कौन से डिजीज़ होते हैं हमको। तो देखिए, हमको अनीमिया जो है, अनीमिया होता है आयरन की डेफिशिएंसी की वजह से। वहीं पे जो बेरी है, बेरी हमको होता है विटामिन बी की डेफिशिएंसी से। आयोडीन डेफिशिएंसी की वजह से गोइट्रा या गोइट्री बोलते हैं, जो कि हमारा जो थ्रोट एरिया होता है वो स्वेल हो जाता है बहुत ज़्यादा, उसकी वजह से होता है आयोडीन की कमी से। और विटामिन ए की कमी से हमें होता है नाइट ब्लाइंडनेस। तो अब आपको मैंने सबके आंसर बता दिए। अब आप इतने समझदार हैं कि आप फटाफट मैच कर लेंगे कि इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो क्या होगा। चलिए मैं कर देता हूँ आपके लिए। तो आयरन डेफिशिएंसी की वजह से क्या होता है बच्चों, अभी मैंने बताया था आपको, सॉरी, आयोडीन डेफिशिएंसी की वजह से क्या होता है बच्चों, जो थ्रोट स्वेल हो जाता है, गोइट्रा, ऑप्शन 3। तो ए का होगा विटामिन बी की वजह से क्या होता है, बेरी ए का होगा सेकंड। विटामिन ए की वजह से होता है नाइट ब्लाइंडनेस, बी का होगा फोर्थ, ए का होगा सेकंड, बी का होगा फोर्थ। आयरन की कमी की वजह से होता है अनीमिया और डेफिशिएंसी डी की कमी से होता है थर्ड। तो अब जाइए और जाके बताइए। करेक्ट आंसर होगा इसका सेकंड। चलिए, मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2। ब्लू रेवोल्यूशन क्या होता है? तो देखिए, ब्लू रेवोल्यूशन जो था उसे प्रमोट किया गया था फिश प्रोडक्शन को, और जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं, सॉरी, एक्वेटिक चीज़ें जो होती हैं, जैसे कि एक्वेटिक प्लांट्स और जितनी भी चीज़ें होती हैं, फिश, पानी के अंदर की जो चीज़ें होती हैं, उसको बढ़ावा देने के लिए ब्लू रेवोल्यूशन की शुरुआत हुई थी। वाइट रेवोल्यूशन जो है वो इंक्रीज़ इन द फील्ड ऑफ मिल्क प्रोडक्शन में हुआ था, जिसकी वजह से अमूल जैसी कंपनी की स्थापना हुई और लाखों लोगों को रोज़गार मिला हमारे देश के अंदर। येलो रेवोल्यूशन जो है वो शुरू हुआ था ऑयल सीड प्रोडक्शन में, यानी कि जो सरसों का तेल और जो अलग अलग टाइप के ऑयल्स होते हैं उसके प्रोडक्शन के लिए शुरू हुआ था। और ग्रीन रेवोल्यूशन था इंक्रीज़ इन क्रॉप यील्ड एंड एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, यानी कि जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन था उसके लिए। तो इसका सही आंसर क्या होगा बच्चों? तो ए का होगा हमारा 3, ठीक है, बी का होगा हमारा 4, सी का होगा हमारा 2 और डी का हमारा होगा ए। तो अब सभी को पता चल गया इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो चलिए हम बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की तरफ, जो कि है इनमें से कौन है जिनको नोबेल प्राइज़ मिला था लिटरेचर के लिए। तो इस सवाल में कुछ एक्सप्लेन करने को है नहीं, लेकिन तब भी मैं आपको बता देता हूँ, ये बहुत ईजी क्वेश्चन है और इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर जो कि इंडियन पोएट और फिलोसोफर थे, इन्हें नोबेल प्राइज़ मिला था लिटरेचर में साल 1913 में, 1913 में। ये पहले नॉन यूरोपियन व्यक्ति बने थे जिनको ये प्रेस्टिजियस अवार्ड जो है वो मिला था, और इनको उसके बाद पूरी दुनिया ने पहचानना शुरू कर दिया। ये कई सारे जॉनर्स पे लिखते थे, जैसे कि पोइट्री, सॉन्ग, शॉर्ट स्टोरीज़, प्लेज और एसेज लिखा करते थे। और इनका जो वर्क होता था, काम जो होता था, वो अक्सर एक्सप्लोर करता था जैसे लव के थीम्स को, नेचर को, स्पिरिचुअलिटी को और ह्यूमन रिलेशनशिप्स को। इनकी जो कलेक्शन ऑफ पोएम्स है जिसका नाम है गीतांजलि, इसकी वजह से ही और इसी की पॉपुलैरिटी की वजह से ही इनको जो है वो नोबेल प्राइज़ मिला था साल 1913 में। तो आप याद रखिएगा, साल 1913 में रविंद्रनाथ टैगोर जो हैं उनको नोबेल प्राइज़ मिला था लिटरेचर के लिए। इसका करेक्ट आंसर जो है वो 4th होगा। अगला है भूदान ग्रामदान मूवमेंट वॉज इनिशिएटेड बाय। देखिए, जो भूदान ग्रामदान जो मूवमेंट है, जिसे लैंड गिफ्ट मूवमेंट के नाम से भी जाना जाता है, ये एक सोशल रिफॉर्म मूवमेंट था इंडिया के अंदर, जिसे विनोबा भावे जो है, सेकंड ऑप्शन जो है, उन्होंने चालू किया था। ये था क्या? तो देखिए, जब 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ था तो हम बहुत पिछड़े हुए थे, हम बहुत गरीब थे। हमें आज लगता है आज की जो पॉलिटिक्स होती है वो बहुत ईजिली ब्लेम कर देती है पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो हमारे पहले प्रधानमंत्री थे, उनको, कि उन्होंने कुछ नहीं किया, उन्होंने ये नहीं किया, वो नहीं किया। उस समय प्रधानमंत्री की कुर्सी पे बैठना एक बहुत बड़ा रिस्क था। हमारा भारत एक्सट्रीम पॉवर्टी में था, अंग्रेज सब लूट के जा चुके थे और इनइक्वालिटी बहुत था हमारे समाज के अंदर, यानी कि अमीर और गरीब में बहुत ज़्यादा फ़र्क था।
ज़मीनें जो हुआ करती थी वो जो लैंडलॉर्ड्स होते थे उनके पास होती थी, और जो गरीब हुआ करते थे, जो किसान हुआ करते थे, मज़दूर, उनके पास कोई ज़मीनें नहीं हुआ करती थी। वो जो हैं वो उन्हीं लैंडलॉर्ड्स की ज़मीनों पे काम करते थे। तो विनोबा भावे जो हैं ये महात्मा गांधी के एक बहुत ही सच्चे और अच्छे फॉलोअर थे। और जब नाथूराम गोडसे ने इनकी हत्या करी महात्मा गांधी जी की, तो साल 1951 में इन्होंने एक भाषण देते हुए ये इनिशिएट किया कि जो भूदान है, भू यानी कि ज़मीन और दान यानी कि दान, तो इन्होंने ये इनिशिएट किया कि आप में से जो भी लोग समर्थ हैं, जिन भी लोगों के पास ज़मीनें हैं बहुत ज़्यादा, वो कुछ ज़मीनें अपनी गरीब किसानों को दे दें, ताकि उनके पास भी कुछ हो, वो भी कुछ उगा के खा सके, कुछ उससे इनकम जो है उसका एक स्रोत बन सके। तो इन्होंने पूरे देश में घूम घूम के मार्च किया। इन्होंने कई सारे लैंड ओनर्स जो थे उनसे रिक्वेस्ट करी, उन्हें बोला कि आप वॉलंटरी आके डोनेट करो अपने ज़मीन का एक हिस्सा लैंडलेस फार्मर्स को, जो कि बेचारे गरीब हैं। और उन्होंने लोगों को इंकरेज किया कि आप किसी भी तरीके से उनको थोड़ी सी भी ज़मीन आप अपनी दो, ताकि वो वहाँ खेतीबाड़ी कर सके। और समाज के अंदर जो इनइक्वालिटी है, क्योंकि देखिए जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तब ऐसा नहीं था कि हमारे यहाँ बहुत सारी फैक्ट्रीज़ और इंडस्ट्रीज़ थी, ऐसा नहीं था। जो मेजर सोर्स ऑफ इनकम था वो एग्रीकल्चर था। मोस्टली लोग जो थे वो एग्रीकल्चर के ऊपर ही डिपेंडेंट थे, और एग्रीकल्चर करते थे गरीब किसान जिनके पास ज़मीन नहीं हुआ करती थी। इसीलिए इन्होंने इनिशिएट किया कि आप सभी लोग अपनी ज़मीनों में से, जिनके पास भी ज़्यादा ज़मीनें हैं, वो वॉलंटरी आएँ और आके कुछ ना कुछ एक अपने ज़मीन का हिस्सा जो है वो ज़रूर दान करें किसानों में। तो भूदान गर्मदान मूवमेंट जो है वो विनोबा भावे के द्वारा शुरू किया गया था, जो कि महात्मा गांधी के फॉलोअर थे। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा सैटेलाइट जो है उसे इंडिया के द्वारा लॉन्च नहीं किया गया था? तो इनसेट, भास्कर और एप्पल, ये तीनों नहीं होंगे, एक्सप्लोरर करेक्ट आंसर होगा इसका। एक्सप्लोरर, या फिर जिसको हम एक्सप्लोरर 1 भी बोल सकते हैं, ये पहला सक्सेसफुल सैटेलाइट लॉन्च हुआ था यूनाइटेड स्टेट्स के द्वारा, यानी कि यूएसए के द्वारा। इसे 31 जनवरी 1958 के दिन लॉन्च किया गया था, और इसने क्रूशियल रोल जो था वो निभाया था स्पेस एज में ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर। जो ये मिशन था ये एक जॉइंट एफर्ट था यूनाइटेड स्टेट्स आर्मी, नेवी और जेट प्रोपल्सन लेबोरेटरी जो थी JPL अमेरिका के अंदर, इन तीनों का एक जॉइंट मिशन था। और ये पहला सैटेलाइट बना था, फर्स्ट सक्सेसफुल सैटेलाइट बना था यूएसए का। तो एक्सप्लोरर 1 जो है या फिर एक्सप्लोरर जो है वो सही आंसर है। इसे इंडिया ने नहीं, यूएसए ने लॉन्च किया था। अगला क्वेश्चन है हमारा, हमको बुक्स और ऑथर्स को मैच करना है। तो देखिए, इंडिया विंस फ्रीडम जो है इसको लिखा था अब्दुल कलाम आज़ाद ने, द गाइड को RK नारायण ने, इंडिया फ्रॉम मिडनाइट टू मिलेनियम इसे लिखा था शशि थरूर ने, और कॉन्क्वेस्ट ऑफ सेल्फ जो है इसे लिखा था महात्मा गांधी ने। मैं फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ, आप लोग मैच कर सकते हैं। इंडिया विंस फ्रीडम जो है उसे अब्दुल कलाम आज़ाद ने लिखा था, द गाइड को RK नारायण जी ने, इंडिया फ्रॉम मिडनाइट टू मिलेनियम को लिखा गया है शशि थरूर के द्वारा, और कॉन्क्वेस्ट ऑफ सेल्फ जो है वो लिखा है महात्मा गांधी ने। चलिए अब हम फिर से चलते हैं हमारे अगले सवाल की तरफ, जो कि है डेफिशिएंसी और डिजीज़। देखिए, इंसुलिन की जब डेफिशिएंसी होती है हमारी बॉडी के अंदर तो हमको डायबिटीज़ हो जाता है। अगर किसी को एक्सट्रीम डायबिटीज़ होती है, बहुत ज़्यादा डायबिटीज़ होता है, तो उसको इंसुलिन के इंजेक्शन्स भी लगाए जाते हैं, जिससे उनकी बॉडी में इंसुलिन रहे और उनकी हेल्थ थोड़ी ठीक हो सके। प्रोटीन जो है उसकी कमी से, जो फर्स्ट वाला जो ऑप्शन है, इसको आई डोंट नो कैसे प्रोनाउंस करते हैं, क्वासियोरका या फिर जो भी बोलते हैं, वो इसका करेक्ट आंसर होगा। इसका मतलब होता है एक तरीके से प्रोटीन जो कि अमीनो एसिड्स देता है हमारी बॉडी को, यानी कि जिसकी वजह से मसल सिंथेसिस जो है वो बनता है, मसल बनता है, इंसान स्ट्रांग होता है, वो काम करता है प्रोटीन। और इस वजह से ये डिजीज़ होता है जिसको हम आसान शब्दों में माल न्यूट्रिशन या फिर जो है वो माल न्यूट्रिशन को हम हिंदी में कहते हैं कुपोषण, जिसमें पूरी तरीके से पोषण नहीं मिलता है, इंसान बहुत ज़्यादा कमज़ोर होता है, बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर होता है, उसको हम बोलते हैं। तो इसका आंसर ये होगा। वहीं पे है थायरॉक्सिन। थायरॉक्सिन यानी कि
जो मैंने बताया ये थायराइड से रिलेटेड है, और गोइटर जो मैंने बताया था आपको अभी कुछ क्वेश्चन पहले कि थ्रोट जो है वो स्वेल हो जाता है, तो इसका ऑप्शन ये होगा। और विटामिन सी की वजह से जो है वो होता है स्कर्वी। स्कर्वी एक बीमारी होती है, इसमें स्किन के अंदर जो होता है वो ब्लीडिंग होने लग जाती है। और मैं मेडिकल बैकग्राउंड से नहीं हूँ, लेकिन इतना बेसिक मुझे पता है तो मैंने आपके साथ शेयर कर लिया। चलिए अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की तरफ। तो हमारा जो अगला सवाल है वो है, इसमें से कौन सा स्टेट नहीं है। देखिए, नागालैंड स्टेट है, मणिपुर स्टेट है, मेघालय स्टेट है, लद्दाख स्टेट नहीं है। लद्दाख एक यूनियन टेरिटरी है। 2019 में अगस्त के महीने में जो हमारी नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, बीजेपी की सरकार है, उसने ये अनाउंस किया था कि जम्मू एंड कश्मीर जो है, जिसका एक हिस्सा हुआ करता था लद्दाख, वो अब एक स्टेट नहीं रहेगा, एक यूनियन टेरिटरी बन जाएगा। और उसको 3 हिस्सों में डिवाइड कर दिया गया, जो कि बना जम्मू, कश्मीर और लद्दाख। तो लद्दाख जो है वो एक यूनियन टेरिटरी है, वो एक स्टेट नहीं है। चलिए, इनमें से कौन सा मेटल है, तो इसमें से सिर्फ एकमात्र मरकरी ही ऐसा है जो कि मेटल है, बाकी इनमें से कोई भी मेटल नहीं है। अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर एस राधाकृष्णन ने कौन सी किताब लिखी थी। तो देखिए, जो इंडियन फिलॉसफी किताब है, थर्ड ऑप्शन, वो जो है उस किताब को डॉक्टर एस राधाकृष्णन या सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी जो हैं उन्होंने ये किताब को लिखी थी। अगला क्वेश्चन है कि किस सिटी को किस निकनेम से जाना जाता है। तो फटाफट करते हैं, इस क्वेश्चन में इतना कुछ जानने को है नहीं। नागपुर को ऑरेंज सिटी के नाम से जाना जाता है, सूरत को डायमंड सिटी के नाम से जाना जाता है, जैसलमेर को जाना जाता है गोल्डन सिटी के नाम से, और जयपुर को पिंक सिटी के नाम से। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, नागपुर को ऑरेंज सिटी के नाम से जानते हैं, सूरत को डायमंड सिटी के नाम से जानते हैं, जैसलमेर को गोल्डन सिटी और जयपुर को पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है। चलिए अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की तरफ, जो कि है साइंटिस्ट और उनकी डिस्कवरीज़ को मैच करना है कि उन्होंने क्या डिस्कवर किया था। देखिए, हरगोविंद खुराना जो है, जिनका नाम अभी ऊपर भी आया था, उन्होंने जेनेटिक कंपोजिशन ऑफ सेल जो है उसको डिस्कवर किया था। वहीं सीवी रमन जी जो हैं, इन्होंने स्कैटरिंग ऑफ लाइट को डिस्कवर किया था। जगदीश चंद्र बोस जो हैं, इन्होंने मेजरमेंट ऑफ प्लांट ग्रोथ को डिस्कवर किया था। और आर्यभट्ट के बारे में तो हम सभी जानते हैं कि डिस्कवरी ऑफ जीरो जो है वो आर्यभट्ट ने की थी। तो मैं फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ, हरगोविंद खुराना जो है उन्होंने किया था जेनेटिक कंपोजिशन ऑफ सेल, सीवी रमन के द्वारा हुआ था स्कैटरिंग ऑफ लाइट, जिसे रमन इफेक्ट भी बोलते हैं, जगदीश चंद्र बोस ने किया था मेजरमेंट ऑफ प्लांट ग्रोथ, और आर्यभट्ट ने किया था डिस्कवरी ऑफ जीरो। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो ये होगा। अगले की तरफ हम बढ़ते हैं। तो इस क्वेश्चन में भी ज़्यादा कुछ जानने को नहीं है, ये एक ज्योग्राफी का क्वेश्चन है। कौन सी नदी किस शहर से होकर गुजरती है। तो ये काफ़ी डिफ़िकल्ट क्वेश्चन था, मुझे ऐसा पर्सनली लगता है कि एक बच्चे से आप नहीं पूछ सकते कि कौन कौन सी नदी कौन कौन से शहर से गुजरती है। आप एक नदी का पूछ सकते हैं, आपने 4 नदियों का पूछा है और आपने पहले नहीं पूछा था। थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन था ये। जैसे कि मैं बता देता हूँ आपको, महानदी जो है वो बहती है कटक से, गोदावरी नासिक से, सतलज लुधियाना से, और गोमती लखनऊ से। मैं फिर से एक बार आपको रिपीट कर देता हूँ, महानदी कटक से, गोदावरी नासिक से, सतलज लुधियाना से, और गोमती लखनऊ से। चलिए अब हम बढ़ते हैं हमारे आज के सेकंड लास्ट क्वेश्चन पे, जो कि है फिज़िकल क्वांटिटी बतानी है हमको, यूनिट्स, फिज़िकल क्वांटिटी की यूनिट्स क्या होती है। तो इलेक्ट्रिकल चार्ज की कॉलम होती है, फोर्स का होता है न्यूटन, पावर का होता है जूल्स, और एनर्जी का होता है वॉट। यानी कि इन चीज़ों को हम इस तरीके से मेज़र करते हैं, फोर्स को हम न्यूटन के तौर पे मेज़र करते हैं, पावर को वॉट पे, और पावर को जूल पे, और एनर्जी को वॉट में। तो आज के हम लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है इनमें से किस प्लेयर को टोक्यो ओलंपिक्स के अंदर कोई मेडल नहीं मिला था साल 2020 में। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, अभिनव बिंद्रा। देखिए, ये पेपर जो है वो मुश्किल था, मैं नहीं कहूँगा कि आसान था। टोटल जीके के इसके अंदर 19 क्वेश्चन आए थे, और सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी, और ये प्रॉब्लम हमेशा से रही है सीयूईटी के साथ, कि वो कभी भी क्लियर नहीं बताते हैं कि वो क्या पूछेंगे। अभी तक हम सिर्फ पिछले साल हमने जैसे देखा था, तो मेजर पेपर्स के अंदर जो है वो एंशिएंट हिस्ट्री पूछी गई थी, लेकिन इस साल जनरल साइंस के क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा थे,
और इंडिया इंडिपेंडेंस मूवमेंट के काफ़ी सारे क्वेश्चंस थे। तो अब अगले साल से जो भी स्टूडेंट प्रिपेयर करेंगे उनको इन चीज़ों को ज़्यादा पढ़ना होगा और एंशिएंट वगैरह पे कम ध्यान देना होगा। बाकी देखते हैं, एनटीए है, कुछ भी कर सकता है, उस पर भरोसा करना तो ख़तरे से खाली नहीं है। और अगर आपको बाकी किसी भी क्वेश्चन में डाउट होता है या फिर अगर आपको आपके पेपर के दिन किस क्वेश्चन में डाउट है, आप वो कमेंट करके लिखिए। या अगर आप चाहते हैं ऐसे ही आपको किसी और दिन के पेपर के क्वेश्चंस का एनालिसिस पूरा वीडियो मिले तो आप उसके लिए भी कमेंट कर सकते हैं। हम आपके सारे कमेंट्स पढ़ेंगे और हम कोशिश करेंगे कि आपके सभी कमेंट्स के जवाब भी दें और सभी कमेंट्स के वीडियोस भी बना सकें, आपको जिस भी पेपर का वीडियो चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।